नेक्स्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि अभी तक हमने देखा, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या ड्रॉबैक था कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अगर हम इंक्रीज कर रहे थे तो एक सर्टेन लिमिट तक तो सीपीयू का थ्रूपुट इंक्रीज हो रहा था, बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सीपीयू का यूटिलाइजेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा था। उसको अपन बोल रहे थे थ्रेशिंग, जो लेटर ऑन हमको समझ में आ जाएगा। नाउ अब बात आती है, अल्टीमेटली ये रियलाइज हुआ कि सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज किया जाए, तो हम धीरे धीरे 2.0 गीगाहर्ट्ज से 2.1 गीगाहर्ट्ज, 2.3 गीगाहर्ट्ज, 3.0 गीगाहर्ट्ज इस वे में हमने इंक्रीज किया। लेकिन जैसे जैसे आप सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज करते हो वैसे वैसे प्रोसेसर की हीटिंग बढ़ती है, तो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आप प्रोसेसर की स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकते। जब आप एक प्रोसेसर की स्पीड को लिमिट से इंक्रीज नहीं कर सकते, बट आपको सिस्टम का थ्रूपुट ज्यादा रिक्वायर्ड अगर है, तो अल्टीमेटली हमने ये रियलाइज किया कि हमारा एक प्रोसेसर से काम नहीं चलेगा, हमको पैरेलली मल्टीपल प्रोसेसर्स की जरूरत पड़ेगी और सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत पड़ेगी, बाकी किसी भी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे वो सिस्टम बसेस हो, चाहे वो आपकी मेन मेमोरी हो, चाहे वो आपकी डिस्क हो, आईओ डिवाइसेस हो, कुछ भी हो। क्लियर है? ऐसे केसेस में अब अगर मैं बात करता हूं दो और दो से ज्यादा सीपीयूज अगर हमारे सिस्टम में हैं, तो ऑब्वियस है सबसे इंपॉर्टेंटली पहले तो वो क्या होने चाहिए, आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। तो जितने भी सीपीयूज हैं दैट विल बी कनेक्टेड थ्रू इंटर प्रोसेसर नेटवर्क। चाहे वो नेटवर्क आपका कैसा भी हो सकता है, मैश टोपोलॉजी मैक्सिमम केसेस में यूज होती है, जहां पर हर एक प्रोसेसर हर दूसरे प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बातें यह है, हर प्रोसेसर के पास अपने जनरल पर्पस रजिस्टर्स तो होंगे ही होंगे, जिसे आप लोकल मेमोरी बोलते हैं। क्लियर है? नाउ तो आपकी जो भी बाकी की एक्स्ट्रा मेन मेमोरी है, जो भी सिस्टम बसेस हैं और जो भी आईओ डिवाइसेस हैं, दैट विल बी शेयर्ड अमंग ऑल दी प्रोसेसर्स। इस पूरी चीजों का जिम्मेदारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। दैट्स व्हाई दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? नाउ अगर मैं बात करता हूं एक प्रोसेसर के साथ, अगर मैं टाइम शेयरिंग में एक से ज्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूं, दैट इज कॉल्ड कॉनकरेंट एग्जीक्यूशन। बट कई बार हम कॉनकरेंट एग्जीक्यूशन से फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी प्रोसेस है जिसके को कंप्यूटेशन करना है, एक बहुत बड़े डेटा को कंप्यूट करना है। ऐसे केसेस में आप बारी बारी से घुमा करके कुछ नहीं कर सकते। आपको सच में रियल में पैरेललिज्म की रिक्वायरमेंट होगी कि हां, चार तरफ से एक साथ काम हो रहा है पैरेलली। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, अदरवाइज आप कभी भी रियल में पैरेललिज्म ऑफर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर में ही हम रियल पैरेललिज्म की चीज को देख सकते हैं, जहां एक से ज्यादा प्रोसेसेस एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही होंगी ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स। अ प्रोसेस में बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स एंड ईच कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट सीपीयू। कई बार क्या होता है, एक प्रोसेस है, चार प्रोसेसर्स हैं और आप ये चाहते हैं कि एक प्रोसेस जो है वो चार डिफरेंट प्रोसेसर्स पे चले। ऐसा तभी हो सकता है जब आपके पास एक प्रोसेस को ब्रेक करने का
मैकेनिज्म है, जिसमें आप लेटर ऑन देखेंगे वन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू थ्रेड्स। तो आप अलग अलग थ्रेड को अलग अलग प्रोसेसर्स पे चला करके उसकी स्पीड को आप इंप्रूव और इंक्रीज करके उस टास्क को जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो जो आपको असाइंड किया गया था। क्लियर है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइटली कपल्ड सिस्टम। टाइटली कपल्ड सिस्टम का सिर्फ मीनिंग है एक दूसरे से सारे लोग किस वे में जुड़े हुए। तो जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो एक दूसरे से एकदम कह सकते हैं टाइटली जुड़े हुए, जहां पर दो सबके बीच में एक इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफर्ड है। तो जितना भी आप नेटवर्क पढ़ते हैं, एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स की बहुत सारी डिटेल्स नहीं पढ़ते हैं। अदरवाइज एक प्रोसेसर और दूसरा प्रोसेसर भी आपस में डेटा शेयर करते हैं। तो एक्चुअली जितना भी नेटवर्क है वो इन सारे प्रोसेसर्स के बीच में इस्टेब्लिश हम लोग करते हैं कि किस वे में डेटा कम्युनिकेशन होगा। इवन आपका जो कैश मेमोरी है वो शेयर्ड होता है अमंग ऑल दी सीपीयूज। तो उसके लिए ऑब्वियस है आप बिना नेटवर्क के तो हो नहीं सकते। तो ऑल आर कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रांगली, कह सकते हैं एक ऐसा नेटवर्क जिससे में सारे के सारे पैरेलल काम पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट, अ सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। तो एक्चुअली मल्टी प्रोसेसिंग ओएस दो पार्ट में डिवाइड होता है, वन इज सिमेट्रिक एंड वन इज असिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतना है, ऑल दी सीपीयूज हैव इक्वल राइट्स। सबके पास अपनी अपनी सेम प्रायोरिटी है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम उन सबको कंट्रोल करता। क्लियर? कोई हायर कोई लोअर नहीं है, कोई मास्टर और कोई स्लेव नहीं है, सबकी इक्वल प्रेसिडेंस है। टास्क को उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके इनको काम असाइन किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ओएस की, तो वन प्रोसेसर मैनेज ऑल अदर प्रोसेसर्स, जिसको हम कह सकते हैं कि एक टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करना और सब कुछ चीजें मैनेज करना एक प्रोसेसर करता है। तो कहीं ना कहीं आपका मास्टर स्लेव मैकेनिज्म असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ओएस में आता है। किसी की प्रायोरिटी हायर है और किसी की प्रायोरिटी लोअर है। कुल मिलाकर के सिमेट्रिसिटी सबके बीच में नहीं है ऐसा। इट एनहांस द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। यूनी प्रोसेसर में ऑब्वियस है जितने टास्क एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट में कंप्लीट होते हैं उससे ज्यादा ही थ्रूपुट आपको मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में मिलेगा, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव इन ए लॉन्ग रन। इन ए लॉन्ग रन में क्यों बोल रहा हूं वो बता देता हूं। अगर आपने ये सोचा कि मेरे पास जो एक कंप्यूटर है जिसके अंदर एक प्रोसेसर है 2 गीगाहर्ट्ज का जो कि सफिशिएंट नहीं है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं दूसरा कंप्यूटर खरीदूंगा। उस कंप्यूटर के पास दूसरे टास्क को परफॉर्म, अब मैं पैरेलली काम कर सकता हूं, ऑब्वियसली कर सकता हूं, जब 2 कंप्यूटर है तो क्यों नहीं कर सकता हूं। लेकिन मेरे पास रेस्ट्रिक्शन किसकी थी? मुझे ये था कि सीपीयू की स्पीड बढ़ जाए, मेमोरी, कैश मेमोरी, आईओ डिवाइसेस सब कुछ मेरे पास था, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट नहीं था। और मैं क्या कर रहा हूं, अलग से सिस्टम खरीदने की बजाय सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में प्रोसेसर जोड़ दे रहा हूं, है ना, बजाय नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करने के। तो इन्हें लॉन्ग रन में ये कह सकता हूं 2 गीगाहर्ट्ज के 4 प्रोसेसर्स अगर मैं ले आऊं तो ओवरऑल में 8 गीगाहर्ट्ज की परफॉर्मेंस तो नहीं निकाल पाऊंगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ड्रॉबैक रहता है, कनेक्टिविटी की वजह से कहीं ना कहीं कुछ साइकिल लॉस्ट होती हैं, चीजों को मैनेज करना उतना सा ट्रिकी होता है, कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स होने लगता है।
लेकिन ओवरऑल स्पीड अप तो आपको मिलेगा, है ना। तो इन ए लॉन्ग रन हम ये कह सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स खरीदने की बजाय मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मतलब कॉस्ट सेवियर कह सकते हैं हम। इट रिक्वायर्स लार्ज मेन मेमोरी, यस ऑल दी सीपीयूज शेयर द मेन मेमोरी। एक्चुअली यहां पे क्या होता है, दो तरीके के अगेन मल्टी प्रोसेसर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोलते हैं, वन इज शेयर्ड मेमोरी एंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। तो इन जनरल हम शेयर्ड मेमोरी का ही जिक्र करते हैं, क्योंकि एक मेन मेमोरी है जिसको सारे प्रोसेसर्स शेयर करते हैं। जब सारे प्रोसेसर्स एक मेमोरी को शेयर करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको लार्ज अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, क्वाइट कॉम्प्लेक्स हेंस रिक्वायर्ड पावरफुल ओएस मैनेजमेंट। जब इतने प्रोसेसर्स और उन सबकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना, सारे टास्क को उस वे में असाइन करना डिफरेंट प्रोसेसर से, जिससे हमारे सिस्टम का ओवरऑल थ्रूपुट, सारे रिसोर्सेस का बेटर यूटिलाइजेशन, ये सब कुछ अगर हमको चाहिए तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है वो रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में, प्रोसेसिंग सिस्टम में अगर हमारी जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है, जो एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी है, जो ख्वाब हमने सोच तो लिए कि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम से हम ये अचीव कर लेंगे, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस लेवल का मैनेजमेंट नहीं कर पाता तो आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो एक प्रकार से हमको एक कॉम्प्लेक्स और पावरफुल ओएस मैनेजमेंट की जरूरत होगी, जो रिसोर्सेस का बेटर यूटिलाइजेशन, प्रोसेसेस का प्रॉपर असाइनमेंट टू द प्रोसेसर, ये सब कुछ कर पाए। क्लियर, दैट इज ऑल अबाउट मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इज देयर एनी डाउट?